हेलो। चलिए, आज जो हमारा ये चैप्टर है हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू हिंदी व्याकरण का हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है समास। इस चैप्टर का नाम है समास। अगर समझाने का तरीका बढ़िया हो तो मेरे समझ से, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका ट्रिक उपलब्ध हो और उसे आसानी से समझाया जा सके। आज जो हमारा समास का ये वीडियो बन रहा है, ये स्पेशली 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के लिए है। बोर्ड का एग्जाम 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले देते हैं। इस चैप्टर से अगर कुल अंकों का बात किया जाए तो सिर्फ इस चैप्टर से 6 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 6 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कहां से, तो समाज से पूछा जाता है। जब आप हिंदी का एग्जाम देते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे कहीं पर भी हिंदी व्याकरण का कोई भी परिभाषा समास के रूप का नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल देगा और आपसे यही डिमांड करेगा कि बताइए ये जो पॉइंट दिया गया है, अगर माता पिता लिखा गया हुआ है, दशानन लिखा हुआ है, चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए दशानन कौन सा समास है, चतुर्भुज कौन सा समास है, माता पिता कौन सा समास है, ठीक है, पितृभक्त कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है। सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछेगा। अगर हमसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछता है तो जरूरी नहीं है कि हम इसका डिफिनीशन याद कर करके अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अभी हम जो क्लास कर रहे हैं, मुख्यतः हम एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में पूरा नंबर उठाया जा सके। वैसे आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा ध्यान हम पाठ्य पुस्तक पर देंगे और कुछ ध्यान हम व्याकरण पर भी केंद्रित करेंगे, जो चैप्टर इजी है। आपको हिंदी में कुल 100 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, जिसमें से आपको बनाना है 50। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है, इसलिए कुल नंबर आपको 50 आने वाला है। इस 100 ऑब्जेक्टिव में 60 ऑब्जेक्टिव लगभग में, क्लियरली हम ये नहीं कह रहे कि 60 ऑब्जेक्टिव ही आएगा, 60 के आसपास में आपको पाठ्य पुस्तक से दिया जाएगा, पाठ्य पुस्तक से दिया जाएगा और उसके बाद 40 आपको दिया जाएगा। 40 आपको दिया जाएगा कहां से, व्याकरण से। अगर सिर्फ आप पाठ्य पुस्तक क्लियर करके जाते हैं फिर भी आप पूरा 50 का 50 ऑब्जेक्टिव टच कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे सिलेबस में व्याकरण है तो व्याकरण पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बिना बात बढ़ाए, बिना वीडियो को लंबा किए हम अपने अगले क्लास की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है समास हमें पढ़ना है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर व्याकरण का पहला वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी आपको समास पढ़ाया जाएगा पूर्ण रूप से 100% आपको समझ में आएगा और कहीं पर भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं समास। आखिर ये समास होता क्या है? ये जो समास है, समास वाकई में होता क्या है ये आप समझिए। ये समास होता क्या है, देखिए समास होता क्या है। तो समास को हम शॉर्टकट में पदबंध समझेंगे, ठीक है। जब दो पदों को एक साथ जोड़ा जाता है, जब दो पद को एक साथ जोड़ दिया गया तो उसी को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। अब ये दो पद होता क्या है, जैसे अगर कहीं लिखा गया है क्या, माता पिता, क्या लिखा गया है, माता पिता, तो इसमें दो पद है, कौन कौन सा, पहला पद माता और दूसरा पद पिता, ठीक है। माता एक अलग शब्द है और पिता एक अलग शब्द है, लेकिन जब दोनों को एक जगह रखा जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, माता पिता। इस दोनों पद को जब एक जगह रख दिया गया तो इसको हम समास की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ जो पॉइंट है, कह रहा है कि समास क्या है, तो हम लिखेंगे समास मुख्यतः, समास मुख्यतः दो
पदों का जोड़ है। ठीक है, अर्थात जब हम दो पदों को एक साथ लिखे तो उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जानकारी के लिए आपको डेफिनेशन लिख दिया गया है। ठीक है, जानकारी के लिए आपको एग्जाम में कहीं पर भी ये नहीं कहने वाला है कि आप समास का परिभाषा लिखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है समास का भेद। क्या पढ़ना है? समास का भेद, कि समास के कितने भेद हैं। अब हम यहां लिखते हैं समास के भेद। समास के भेद तो आप समझिए, वैसे समास का कुल भेद का बात किया जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें 4 ही भेद पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको इसका जो 6 भेद है सभी भेदों के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे पहचान पाएंगे। सिर्फ भेद बताया ही नहीं जाएगा, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि अगर हम किसी शब्द को देखते हैं तो वो शब्द किस समास में आएगा, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है अब? तो समास के भेद। ठीक है, हम यहां लिखेंगे समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक नंबर में हम लिखेंगे अवयवी भाव समास। क्या? अवयवी भाव समास। आखिर ये अवयवी भाव समास होता क्या है? तो अवयवी भाव समास उस समास को कहा जाता है जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है, डैश देकर हम लिखेंगे पहला पद प्रधान। पहला पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर में लिखेंगे तत्पुरुष। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। यह तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब ये जो तीसरा नंबर है, तीसरा में आ जाएगा क्या? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। इसमें क्या होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होता है। उसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला है बहुब्रीहि। ठीक है, क्या है? अगला है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। पहला पद प्रधान हो गया, दूसरा हो गया, दोनों हो गया। अब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। लिखेंगे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, इतना लॉजिक, छोटा सा लॉजिक है। ठीक है, अवयवी में क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। अवयवी में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में दूसरा होगा, द्वंद्व में दोनों होगा, और उसके बाद बहुब्रीहि में कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये आपका 4 प्रकार है। अब देखिए, आपको याद होगा, आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़े होंगे। इंग्लिश ग्रामर में आप टेंस पढ़ते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार पढ़ाया जाता है। अगर हम सिंपल का बात किया करते हैं तो उसमें भी क्या है कि सिंपल प्रेजेंट पर उस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसमें जो लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका भी कोई काम नहीं है। इसी तरीका से इसमें इसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन ये आता कैसे है? तो बोलचाल की भाषा में हम अपने तरफ से पुरुष का एगो फार्मूला बनाए हुए हैं। एगो प्रथम पुरुष जो बोलता है, एक मध्यम पुरुष जो सुनता है, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए। इस तीनों के अलावा हम एगो अपना तरफ से एगो पुरुष का निर्माण किए हुए हैं। कौन? खत्म पुरुष। ये खत्म पुरुष कौन होता है पता है? जो ना बोलेगा,
न सुनेगा न समझेगा, यानी कि उसके अंदर तीनों पुरुष में से किसी का भी गुण नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? खत्म पुरुष। अब क्लासरूम में ये खत्म पुरुष कौन होता है? तो जो खत्म पुरुष होता है उसको आप देखिएगा वो पीछे बैठ जाएगा, वो ना हमारी बातों को सुनेगा, ना वो कुछ समझेगा, और ना कुछ एग्जाम्पल देंगे उस पर वो गौर करेगा। तो वैसे इंसान को क्या कहा जाता है? खत्म पुरुष, जिसका कोई काम नहीं है, बस वो क्या कर रहा है? क्लास में अपना अटेंडेंस बनवाने आ रहा है कि आपके क्लास में एक हम भी है, टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी मुख्यतः ये तीन ही है, जिसमें कोई पद प्रधान ही ना हो, उसके बारे में बात हम क्यों करें? लेकिन जब यहाँ किताब में दिया है तो इसका मतलब है कि हमको पढ़ना है। इतना पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? इतना सबसे पहले अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन का साधन उपलब्ध है तो आप घर पे बैठकर आराम से फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। रहने दे या इरेज कर दे, मिटा दे? नोट करना है क्या? नहीं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसने यहाँ पे जो चार भेद अभी जस्ट लिखा गया है, इस चारों भेद को पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक पॉइंट उथल पुथल कर रहा होगा कि अभी कुछ देर पहले हम बोले हैं कि मुख्यतः चार भेद होगा, दो भेद एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, वो दोनों भेद भी अभी इसी टाइम क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? अवयवी भाव समास। ठीक है, लिखते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है, ये अवयवी भाव समास क्या होता है? तो जस्ट आप बगल में देख रहे हैं पहला पद प्रधान। अगर आपको डेफिनेशन इसका बनाना हुआ तो हम क्या बनाएंगे? लिखेंगे समास का वह भेद जिसका पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समास कहा जाता है। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? समास का वह प्रकार जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका प्रथम पद प्रधान हो क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास कहलाएगा। अवयवी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वाकई में इसका प्रथम पद कैसे प्रधान होगा? किसी भी चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल का हम बात करें तो एग्जाम्पल से आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मतलब कैसे ये इसका प्रथम पद प्रधान है। एग्जाम्पल में हम यहां पर दो को शब्द लिखते हैं, क्या? प्रतिदिन। ठीक है, क्या लिख दिए? प्रतिदिन। और दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पे दिनों दिन। क्या लिखते हैं? दिनों दिन। ठीक है, अब क्या है आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने दो गो एग्जाम्पल है, दो गो एग्जाम्पल आप देखिएगा, आपका पूरा अवयवी भाव क्लियर हो जाएगा। जरा आप देखिए इस दोनों एग्जाम्पल में चेंज क्या किया गया है? इसमें प्रति है और इसमें दिनों है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, इसमें प्रति लिखा हुआ है, इसमें दिनों लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये बात कर लेंगे कि ये समास है या नहीं है। ये पता कैसे चलेगा कि ये समास है या नहीं है? ये पता तब चलेगा जब हम ये क्लियरलीफाई कर ले कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इधर लिखा हुआ है प्रतिदिन, क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन। बताइए तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ देंगे? तो पहला लिख लेंगे प्रति और दूसरा लिख लेंगे दिन, और ये दोनों सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द है या नहीं है? सार्थक शब्द किसे कहा जाता है? तो सार्थक शब्द वे होते हैं जो कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य ही क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द कौन से होते हैं? तो जो अवश्य ही कोई ना कोई अर्थ प्रकट करे। तो ये दोनों अर्थ प्रकट करता है। लेकिन अगर कहीं लिख दिया जाए, बताइए इसका कुछ अर्थ होता है क्या? अगर न के जगह पर हम ला लिखते तो कमल मतलब एक फूल का अर्थ प्रकट करता, लेकिन हम क्या लिखे? कमन। इसका कुछ भी अर्थ हुआ नहीं। तो ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो शब्द है, दोनों सार्थक है, और इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, यानी कि इसको हम दो पदों में आसानी से बांट सकते हैं। जब हम इसको दो पद में बांट दिए और इस दोनों पद को जोड़कर यहाँ एक साथ लिखा गया है, तो ये समास हुआ या नहीं हुआ? समास हुआ। ये तो क्लियर हो गया कि ये समास है। अब ये अवयवी भाव क्या
क्या होता है और ये अवयवी भाव है या नहीं है। तो जस्ट अभी आपको बताया गया है कि अवयवी भाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान हो। दोनों में देखिए आप, पहला पद चेंज हुआ है या दूसरा पद चेंज हुआ है? पहला पद चेंज हुआ है। कौन सा पद चेंज हुआ है? पहला पद चेंज हुआ है। जब पहला पद चेंज हुआ तो कौन सा पद प्रधान हुआ? पहला पद ही प्रधान हुआ, क्योंकि पहला पद को हम चेंज करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ है प्रतिदिन, दिनों दिन, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, और दिनों दिन का, ये जो दिनों दिन है, इसका अर्थ का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? जैसे मान लीजिए एक वृक्ष को हम रोपते हैं तो दिनों दिन वो प्रतिदिन वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि ये जो वृक्ष है ना, दिनों दिन क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, आप क्लास आ रहे हैं दिनों दिन, तो आप भी बढ़ रहे हैं क्या? हाइट आपका आप देख रहे हैं? नहीं। तो इसलिए वहां पे हम प्रतिदिन शब्द का उपयोग करते हैं। जहां पर पहला पद के हिसाब से शब्द के, ये टोटल शब्द के अर्थ में अंतर आ जाए, उसी को क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समास। समझने में कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। अब जैसे देखिए, प्रतिदिन को या दिनों दिन को हम क्या लिख सकते हैं? रात दिन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? पहला शब्द को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। अवयवी भाव समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, इसमें दूसरा शब्द चेंज नहीं होगा। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है यथाशक्ति। क्या लिखा हुआ है? यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? जितना शक्ति हो, मतलब जितना शक्ति हो। तो ये जो शक्ति है किस पर निर्भर कर रहा है? यथा पर, मतलब जितना शक्ति हो। कम शक्ति हो या ज्यादा शक्ति हो, शक्ति चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? यथा, जिसको हम हिंदी में जितना पढ़ते हैं। जितना का मतलब कम से भी हो सकता है और ज्यादा से भी हो सकता है। चेंज किस चीज से हो रहा है? यहाँ पे यथा से चेंज हो रहा है। इसका भी प्रथम पद चेंज हो रहा है। तो जिसका प्रथम पद चेंज हुआ उसको हम कौन सा समास कहेंगे? अवयवी भाव। समझने में कुछ कंफ्यूजन है? बढ़े आगे? क्लियर है? चलिए, अब आप दूसरा देखिए। आपका जो दूसरा समास है, आपका ये जो दूसरा समास है, दूसरा समास कौन सा है? तो दूसरा समास है तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास क्या होता है? और इसका डिफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे वैसा समास जिसका दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो, क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब देखिए, जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम जब पहला पद प्रधान किए हैं तो हमने यह जाना है कि पहला पद को हम चेंज करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। अब जब दूसरा पद प्रधान है तो आप बताइए, तो जब दूसरा पद प्रधान होता है तो हम क्या करेंगे? पहला पद को चेंज करके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे या दूसरा पद को? दूसरा पद को चेंज करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। जैसे देखिए, अगर कहीं हम लिख देते हैं राजपुरुष, क्या लिखे? राजपुरुष, और उसके बाद राजमंत्री। ठीक है, दो पद यहां पर हमने लिख दिया। जरा आप बताइए यहां पर देखकर, पहला जो आपको अवयवी भाव पढ़ाया गया है उसमें आपका कॉन्सेप्ट मात्र 10% क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका भी जो अवयवी भाव है उसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। किससे हो जाएगा? 50% तो अब इससे ही हो जाएगा। तत्पुरुष पढ़ेंगे, अवयवी भी क्लियर होगा। अवयवी में हम क्या आपको बताए थे कि उसका पहला पद चेंज होता है। जरा ये देखकर आप बताइए, इसका पहला पद चेंज है या दूसरा चेंज है? दूसरा पद चेंज है। दूसरे पद में यहां पर लिखा हुआ है पुरुष और यहां पर लिखा हुआ है मंत्री। राजपुरुष का मतलब होता है किसी राज्य का पुरुष। ठीक है, राज्य का
पुरुष, ठीक है। और राज्य मंत्री का हो जाएगा राज्य का मंत्री, राज्य का मंत्री, ठीक है। बताइए यहां पर जो अर्थ में परिवर्तन आया है, प्रथम पद के वजह से आया है या दूसरे पद के वजह से आया है? दूसरे पद के वजह से आया है। जब दूसरे पद के वजह से परिवर्तन आएगा तो हम दूसरे पद को क्या मानेंगे? प्रधान मानेंगे। जिसके वजह से चेंजिंग आएगा उसको हम क्या मानेंगे? प्रधान मानेंगे। और इसके दूसरे पद से चेंजिंग आया तो दूसरा पद प्रधान हुआ, और जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसको हम कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ अगर कंफ्यूजन कहीं पे आ रहा है तो आप क्लियरली बताइए, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है आप बताइए, जस्ट अभी आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। दूसरा क्लियर है? आज आपको ये क्लियर करवाया जाएगा। अपने नेक्स्ट डे का जो क्लास होगा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन को घर से सॉल्व करके लाना है कि ये जो आपको पॉइंट दिया गया है वो किस समास के श्रेणी में आता है। तो एक्सरसाइज बनाने से पहले आप इतना जरूर कर लीजिए कि आपका प्रत्येक पॉइंट क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां हमें क्या पढ़ना है? जहां हमें पढ़ना है द्वंद्व समास, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें? यहाँ पे द्वंद्व समास पढ़ना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है बाबू? यहां देखिए लिखा गया है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? वैसा समास, वैसा समास जिसका दोनों पद क्या हो? दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? तो दोनों पद प्रधान हो, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे बढ़िया तरीका से पूरा समास है, एक ये जो द्वंद्व है और दूसरा द्विगु है, ये आपको कभी टेंशन ही नहीं देगा। जैसे ही एग्जाम्पल देगा ना तो समझिए कैसे होता है, क्लासरूम है, स्कूल में आप जाते बैठते हैं, अब वहां पे सर जी आए अटेंडेंस लगाते हैं कि फलनमा कुमार तो परजन सर, चिलनमा कुमारी तो यस सर बोलते हैं ना। वैसे ही जब ये आएगा ना तो आप जब ये समास खोजिएगा तो आपके माइंड में क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि नहीं, ये जो शब्द है ना ये पहले ही खड़ा होकर कह रहा है कि जी सर हम ही द्विगु है और हम ही द्वंद्व है। ये दुगु ऐसा समास है कि लगता है कि यह हाथ खड़ा करके बोल रहा है। कैसे? देखिए जिसका दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये तो हम वैसे ही कहानी रच रहे, थोड़ा क्या है कि कभी अब मान लीजिए आप बड़े हो गए, आपके पीछे भी बच्चा आया, यानी कि आपके बाद वाला पीढ़ी आया, कहीं वो आपसे पूछ दिया कि हो बाबा ये द्वंद्व समास क्या होता है, तो आप सोचिएगा कि अरे बाप रे, राहुल सर खाली द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हमको पढ़ा दिए, परिभाषा पढ़ाए नहीं कि अब हम अपना पोतवा को क्या पढ़ाए, अपना बेटवा को क्या पढ़ाए, ये टेंशन हो जाएगा। तो पीढ़ी बाई पीढ़ी पढ़ाई हो, इसलिए हम ये इसका जो डिफिनेशन है ये भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान है यानी कि दोनों इंपोर्टेंट है। थोड़ा अब हम अंग्रेज बन जा रहे हैं। दोनों पद क्या है? इंपोर्टेंट है। प्रधान से बढ़िया लड़का सब इंपोर्टेंट समझता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ गया। अब बताइए आपके जीवन में माता पिता में कौन इंपोर्टेंट है? माता पिता में कौन इंपोर्टेंट है? दोनों इंपोर्टेंट है। दोनों इंपोर्टेंट है तो दोनों इंपोर्टेंट हुआ, कौन सा, ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। आपके जीवन में अन्न और जल, इस दोनों में कौन इंपोर्टेंट है? दोनों के बगैर आप रह सकते हैं क्या? आपके जिंदगी में दोनों इंपोर्टेंट है। आपके जिंदगी में दोनों इंपोर्टेंट है। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? 3 नंबर में चाचा चाची, ये दोनों भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। बिना चाचा का चाची का कोई अस्तित्व है?
और जब चचवे नहीं रहेगा तो चाची आएगी कहीं से? नहीं आएगी। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों पद इंपोर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो जाएगा, तो इसे हम कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए शिव पार्वती, सिंपल सी बात ये अब हम आपको कह दें एकदम, अगर देहाती ठेस हम अभी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, कौन सा एग्जाम देना है? बिहार बोर्ड के लिए, और हम है ठेठ बिहारी। ठेठ बिहारी भाषा में अगर इसको समझाया जाए तो जो रिश्तेदारी निभाएगा ना, इतना समझिए, जो रिश्तेदारी निभाएगा, तो रिश्तेदारी कौन निभाता है? जो एक दूसरे को नहीं छोड़ता है। जो रिश्तेदारी निभाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। माता पिता रिलेशनशिप दर्शा रहा है, अंजल रिलेशनशिप दर्शा रहा है, चाचा चाची रिलेशनशिप दर्शा रहा है, शिव पार्वती रिलेशनशिप दर्शा रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरक नहीं है, एक दोनों के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? अब चलिए, अब अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? बहुव्रीहि। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में आपको क्या लिखा गया है? तो बहुव्रीहि में आपको लिखा गया है कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यानी कि वहां पर ये लगभग नहीं करेगा कि अरे पहलका नहीं रहेगा तो काम खराब हो जाएगा, दूसर का नहीं रहेगा तो काम खराब हो जाएगा, दोनों नहीं रहेगा तो काम खराब हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ फीले नहीं होगा। ठीक है, अब लिखते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास वह है जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। लिखेंगे वैसा समास, वैसा समास जिसका कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कि इंपोर्टेंट ना हो, प्रधान ना हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब चलिए इसका एग्जांपल आप देखिए। ठीक है, लिख देते हैं एक नंबर में चक्रधर। ठीक है, दूसरा में लिख लेते हैं गजानन। चक्रधर, क्या कुछ है क्या? चक्रधर, गजानन। आप दो को एग्जाम्पल समझिए, सारा समझ में आएगा। बहुव्रीहि में आपको क्या समझाया गया जस्ट अभी? कि जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, अब देखिए, हम किसी के घर गए, भाई हम पंडित जी है तो भोज खाना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम किसी के घर जाएंगे तो हम इम्पोर्टेंट कैसे हुए? अब मेरे जाते ही अब बोला कि आइए आइए बैठिए बैठिए, कुर्सी लाओ, उधर से टेबल लाओ, लाकर हमको कुर्सी टेबल पर बैठाया। अब बाद बाकी सब बैठा है कहाँ? निचवा में, नीचे बैठा हुआ है। तब हमको ये फील होगा कि हम इम्पोर्टेंट है। अब सब भुइयां में बैठ के भोजन घेप रहा है, हमको भी कह दिया कि बैठ जाइए, तो वहां पर हम इम्पोर्टेंट हुए क्या? नहीं, वहां पर हम सबके समान हो गए। ठीक है, इंपोर्टेंट कब हुए? जब हमें कुछ विशेषता अलग से हो। अब चलिए, यहाँ चक्रधर कह रहा है। ठीक है, चक्रधर का मतलब होता है चक्र धारण करने वाला। ठीक है, कौन होता है? चक्र धारण करने वाला। अब ये इंपोर्टेंट का है नहीं, ये समझ लीजिए, चक्र धारण करने वाला। आपके हिसाब से चक्र धारण करने वाला कौन है? चक्र धारण करने वाला कौन चक्र अंगुली में रखता है? विष्णु जी। तो आपके हिसाब से तो विष्णु जी रखा था, इंपोर्टेंट प्रधान तो हो ही रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या है? विष्णु जी रख ले है, कृष्णो जी धा ले है। अब उधर से आया कौन घूमते फिरते? गणेश जी। अब वो सोचे कि ये दोनों धाले बात हम कहा नहीं रखेंगे, वो भी एगो अंगुली में घुसा लिए। कौन रख लिए? गणेश जी। अब उसके बाद अब देखें, दशहरा का सीजन आने वाला है, 15 तारीख से हमारा दशहरा स्टार्ट होने वाला है। दशहरा का सीजन आने वाला है, तब देखिएगा कि जब मूर्ति बनता है तो सामने एगो
मतलब दुर्गा जी का प्रतिमा रहता है, बगल में एगो रहता है आदि मानव का राक्षस उपचस बनाया जाता है। अब देखिए उस कलाकारों को एगो अवार्ड मिलना चाहिए। उसको कैसे पता कि जो महिषासुर था हिया से दांत निकलल, हिया से निकलल। अब जितना बाजार का खराब पटुआ रहेगा वो ले आएगा, ओकरा माथा में केस बना देगा और यही कान में गेंद उंद पहना देगा, कहेगा कि राक्षस है। तो कल्पना किया कि राक्षस वर्डे खराब है तो सही में राक्षस दिखने में भी खराब होगा, तो बना दिया वैसा। अब सामने दुर्गा जी है और वो देख रहे कि अच्छा बगल में विराजमान है कार्तिक जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी सब विराजमान है। अब वो देखे कि गणेशो जी अंगुली में पहन ले बा कौन चीज, चक्र, तो दुर्गा जी पहन लिए। अब चक्र कौन रख लिया, दुर्गा जी। अब बताइए इसमें कोनो ऐसा विशेष भगवान आया जिसके पास किसी एक ही आदमी के पास चक्र हो, सब चक्र रख लिया। और सब के साथ अगर हम भोज खा लिए तो हम इम्पोर्टेंट हुए नहीं, और सब के साथ अगर ये सभी आदमी चक्र धारण कर लिए तो ये स्पेशल हुए नहीं, इसका कोई भी पद प्रधान हुआ नहीं। तो ये इसका अगर कोई भी पद प्रधान नहीं हुआ तो कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि हो गया। समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब चलिए आगे, गजानन। गजानन का मतलब होता है, ठीक है, गजानन का मतलब होता है कि गज का आनंद धारण करने वाला, ठीक है। आनंद मतलब ये जो चेहरा होता है हाथी का चेहरा धारण करने वाला, ठीक है। अब हाथी का चेहरा धारण करता है तो हाथी का चेहरा तो सबसे पहले बेचारा हाथी धारण करेगा हो है या दूसरा पहले कर लेगा, नहीं। सबसे पहले ये जो गजानन है ये किसका, गजानन किसको हम कह सकते हैं, हाथी को कह सकते हैं। जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो हाथी जैसा और मुंह केकर है, गणेश जी का, गणेश जी का। अब बताइए ये दो आदमी इसमें भी घुस गया, दूगो शब्द इसमें भी घुस गया। प्रधान कब होता है, कोई एक ना पद प्रधान होना चाहिए, इसमें क्या क्या शब्द घुस गया, दो। बताइए तो ये प्रधान हुआ किसी भी सिचुएशन में, आज जिसका एको गो पद प्रधान नहीं हो उसको हम कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अगर इस टाइप का देगा तो एकदम, अगर मान लीजिए 6 से 10 वो क्वेश्चन दे रहा है एकदम धड़ाक से सही जाएगा। काहे झूठ बोल रहे हैं महाराज, अभी 2 को पढ़ाना बाकी है, कैसे आप 100 में 100 मार दीजिएगा। अब आइए, ये जो आपको समास का 4 भेद पढ़ाया गया था, चारों यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब बचा कै गो, 2 गो, ठीक है, 2 गो यहाँ पे है। अब ये 2 गो कौन पढ़ना है वो देखिए, ये जो 4 गो अभी हम देखे हैं कौन कौन, एकदम याद रखेंगे, डायग्राम में माइंड में सेट कर लेंगे और किसकी क्या प्रधानता ये भी सेट कर लेंगे। एक लाइन से याद रखना, अभी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, यही ना। पहलका में एगो प्रधान, दूसरका प्रधान, तीसरका में दोनों प्रधान, चौथा में कोनो प्रधान नहीं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बाबू समझिए इधर, अरे हम इधर है तो तुम्हारा ध्यान किधर है रे, इधर ना ताको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि समास के 4 भेद के अलावा, 4 भेद, 4 मुख्य लिखिए, 4 मुख्य भेद के अलावा 2 और भेद होते हैं, 2 और भेद होते हैं, ठीक है। 1 नंबर में कर्म धार्य और 2 नंबर में लिख देते हैं कौन, द्विगु। समास पर रहे समास लगा देते हैं और यहां पर भी लगा देते हैं समास। देखिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि प्रत्येक पॉइंट डायरेक्ट कहाँ अटैक करे, माइंड पे। और एग्जाम्पल ऐसा दीजिए ताकि बच्चा को एकदम हमेशा समझ में रहे, समझ में आ जाए। अब देखिएगा जब आप पढ़ाने जाइए, जब आप बच्चा से बात कीजिए भोज का, एकदम उत्सुकता बस ऐसे क्या करेगा, मुंह के नीचे लगाएगा ठेकना, ऐसे ताकेगा कि अरे वाह
क्या पढ़ा रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये कोई दूसरे का जब ये चर्चा लो शादी ब्याह का, अरे बाप रे बाप, ओखरी को अपना पूरा ड्रेस मटेरियल याद आने लगेगा, उसको भी बड़ा गौर से सुनता है। ये दो को एग्जाम्पल हम देखते पढ़ा रहे हैं जब से। एक भोज का बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग रूप से बच्चा सब सुनता है, और दूसरा शादी ब्याह का बात, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल मेरा इसी पे होता है। चलिए, ये जो कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है ये समझिए, ठीक है। इसमें पद उद प्रधान नहीं होता है, इसको मुख्य रूप में काहे नहीं रखा गया, तो आप ये समझिए कि अभी तक हम जो 4 प्रकार पढ़े सब में सिर्फ पदों का बात हुआ है। पहला पद प्रधान हो, दूसरा प्रधान हो, दोनों प्रधान हो, कोई प्रधान नहीं हो। अब इसमें पद उद का बात नहीं होगा, प्रधानता का बातें नहीं होगा। जब अब हम कर्मधारय पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे वह समास, वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो, क्या हो, विशेषण हो, तथा दूसरा पद विशेष्य हो, क्या हो, विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, हो कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या लिखे हैं, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। अब आप पहुंच जाइए डायरेक्ट कहां पता है, एकदम माइंड को रिवर्स फ्लैशबैक में घुमाइए और पहुंचिए आप अपना चौथा 5वां क्लास, जहां आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण पढ़े हुए हैं। वहां पर विशेषण आपको पढ़ाया गया है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप मन में सोच रहे हैं कि दूर उतना कौन याद रखेगा, तो सीधे समझ लीजिए कि जो गुण होता है, गुण को विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा गुण है कि हम गोरे हैं, काले हैं, उजले हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये सारा चीज क्या आता है, गुण में आता है। अब मान लीजिए, अब ये क्या है, ये स्प्राइट है। अब इसमें जब स्प्राइट रहेगा तो ये मीठा लगेगा, इसका गुण है। स्प्राइट बाद ढकोर गया, पानी भर दिया तो उसका कोई टेस्ट नहीं है, तो इसका गुण है। ठीक है, ये बोतल है, तो ये बोतल का कलर क्या है, कौन कलर है रे, हरा कलर पर है, हरा कलर पर है। कलर का हमको ज्ञान नहीं है ज्यादा, हरा कलर पर है तो इसका गुण हो गया। इसका ढक्कन नीला है, ये इसका गुण हो गया। ठीक है, तो जो काला, नीला, हरा, पीला, उजर, जितना चीज होता है ना, ये सब होता है गुण। ये सब क्या है, गुण है। तो अगर हम शॉर्टकट में समझे तो ये जो गुण होता है ना, हो गुणे को बोला जाता है विशेषण। ठीक है, ठीक है, विशेषण में क्या क्या आएगा, आएगा उजला, लाल, पीला, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, ये सारा चीज किस चीज में आता है, ये सब किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का गुण होता है। ठीक है, ये किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का गुण होता है, इसलिए इसको हम किसके श्रेणी में रखते हैं, विशेषण के श्रेणी में। अब मन में वो सवाल आएगा कि आई हो दादा, विशेषण तो समझ गए, अभी विशेष्य कौन चिड़िया का नाम है। तो देखिए, जब विशेषण का विशेषता फिर से बता दिया जाए, ये जो विशेषण है ये किसका विशेषता बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम का। किसका, संज्ञा और सर्वनाम का। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का बताया जाता है। और हम क्या किए, ई घींचा ये दोनों का टंगरी, हम इसका टंगरी पकड़ के चाहे लंगड़ी पकड़ा वही पकड़ के घिस दिए। यानी कि हम अगर विशेषण का विशेषता बता दिए तो उसी को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष्य। कंसेप्ट क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताया, अभी बताइए, जब हम विशेषता बताएंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम का ही विशेषता बताएंगे ना, हो। अब हम कहेंगे कि ईमानदार, अगर हम एक शब्द उठाते हैं ईमानदार या बेईमान, तो ईमानदार या बेईमान कौन हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। अब हम कहेंगे कि जो मार्कर का ये जो शीशी है ना, बड़ा बेईमान है, ये संभव है नहीं। कहला, जो शब्द जिस पर सुटेबल होगा एग्जाम्पल उसी का लिया जा सकता है। अब देखिए,
ईमानदार या बेईमान होता है कोई आदमी, प्रत्येक आदमी का होता है कुछ ना कुछ नाम, और जब ये आया नाम तो हो गया संज्ञा, ठीक है। और अगर उस नाम के स्थान पर हम यह वह ये वे दे कुछ कुछ अगर यूज कर लिए तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम। तो उसका विशेषता बता दिए, और जब इस विशेषण का विशेषता बता देंगे उसी को हम कहेंगे विशेष्य। अब आइए एग्जाम्पल समझ लीजिए, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पे हम लिखते हैं एक नंबर में नील कमल। क्या लिखते हैं? नील कमल, ठीक है। बड़ा बढ़िया ये भोजपुरी सिंगरों है, बड़ा बढ़िया गाना गाता है, ठीक है। नील कमल का अर्थ क्या होता है? तो नील कमल का अर्थ होता है नीला, जो कमल नीला हो, यानी कि नीला हो कमल, नीला हो कमल, ठीक है। अब इसमें ही पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है या नहीं है, हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अभी आपको बताए हैं कि जितना कलर फलर होता है वो सब क्या होता है? विशेषण होता है। इसमें बताइए तो कोई कलर आगे आया है? कौन सा कलर? नीला, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये हो गया विशेषण। अब विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है कि नहीं, ये आप चेक कीजिए। तो नीला है, नीला क्या है? तो नीला यहाँ कमले है, ठीक है। नीला तो और कुछ भी हो सकता है, रजाई नहीं होगा, शर्ट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मार्कर का ढक्कन नीला है, अगर ये नौबो नीला है, आप मार्कर चलियो रहा नीला है, ठीक है। अब बताइए, आप अगर मार्कर नीला है तो इसे आप काला लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना, देखिए ना काला। क्या बात आप लोग करते हैं कि नीला से काला नहीं लिखाएगा? नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनिए, सारा चीज पॉसिबल है। जब तक अगर आप ओवर स्मार्ट नहीं बनते हैं हर एक चीज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो विशेषण है ये कमल है, किसकी विशेषता बता रहा है? नीला का। कि भाई अभी जो हम बात कर रहे हैं ये जो नीला है ना वो कमले होगा, कमल कमल या कंबल नहीं हो जाएगा, कमल से कंबल में चेंज नहीं हो जाएगा। अभी जो नीला है ये क्या है? कमल है। तो ये जो आपका पद आया इसको हम लिखेंगे विशेष्य। क्या बोलेंगे? विशेष्य। यानी कि इतना ज्यादा माइंड पे जोर नहीं डालना है, दूसरे वाले को खोजना ही नहीं है। जब ये समास हमसे पढ़वाएगा, आप इतना याद रखिएगा, जब ये हमसे क्या पढ़वाए? समास। आप पहले आप देख लीजिएगा कि कोई गुण अगर प्रकट हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा समास है? कर्मधारय, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। एक और आप देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लिख देते हैं पुरुषोत्तम। क्या लिखते हैं? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? कि जो पुरुषों में जो हो उत्तम, जो हो उत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम क्या होता है? जो हो पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, ठीक है। यहाँ पे क्या गुण पता चल रहा है? यहाँ पर किसी न किसी इंसान का बात कर रहा है, तो इंसान तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ऊ दास भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू में दिया पुरुष, यहाँ पर तो महिला भी हो सकता है ना। तो अभी जिस आदमी का बात किया जा रहा है इसका गुण क्या है? कि ये पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। वैसे भी पुरुषोत्तम नाम किसका होता है? पुरुष का ही होता है। पुरुषोत्तम नाम किसका होता है? पुरुष का ही होता है। तो यहाँ पर बात किसका किया जा रहा है? पुरुष का। यहाँ पर इसका क्या गुण प्रदर्शित हो रहा है? तो गुण यही प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पर जो बात हो रहा है वो पुरुष का हो रहा है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? कि यहाँ जिस आदमी का बात किया गया वो क्या है? पुरुष है। और ये पुरुष है, ये तो साबित हुआ। अब इसका विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता यही है कि पुरुष तो है ही है, लेकिन पुरुषों में ये क्या है? उत्तम है, अच्छा इंसान है। ये तो पुरुष तो है ही है, उसमें भी ये बाद बाकी पुरुषों में भी ये क्या है? अच्छा इंसान है। तो ये क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया, ठीक है। तो पहलका दे रहा है विशेषण, अगर पहलका विशेषण देगा तो दूसरा विशेष्य हो ही जाएगा। और जब पहला विशेषण है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। समझने में कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए, जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको हम बोले हैं कि पूरा समास में दो गो ऐसा समास है। कै गो? दो गो।
ध्यान रखो, हम जो शब्द बोलते हैं शब्द याद रखा कीजिए, क्योंकि शब्दे में लॉजिक रहता है। क्या को समास इंपोर्टेंट है? दू गो, दो लिखा रहा है, देहाती में ना लिखना है, दू गो, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? दुएगो। एगो बात याद है आपको हो, जस्ट कुछ देर पहले आपको बोले हैं कि दो गो ऐसा समास है जो लगता है कि वो पहले ही आगे से बोल रहा है प्रेजेंट सर। कौन कौन? द्विगु और द्वंद। अब आप भुला जाइएगा कि कौन दूगो समासवा रहलक है, ये कौन दूगो समास था जो यस सर आप प्रेजेंट सर कहते रहलक है। तो इतना याद रखिएगा ना कि दूगो समास है, दूगो से दूगो में आया द, तो द से द्विगु और द से द्वंद। इसके अलावा देखिए तो और कोई द वाला है क्या? लॉजिक फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो द्वंद समास है इसका क्या पहचान है? सबसे बढ़िया ही है, सबसे बढ़िया समास ही है। लिखेंगे काहे सबसे बढ़िया है, तो लिखेंगे इसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक होगा। ज्यादा ना पढ़ना है बुआरे, ज्यादा पढ़ने से बदहजमी होता है, ठीक है। द्विगु को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अब अगर कहीं आपको लिख दिया क्या? दशानन, ठीक है, दशभुज, चतुर्भुज, चौराहा, लिख दिए 4 को एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इतना में अभी तो कुछ समझा भी नहीं किया तो टेंशन कहां से होगा। क्या लिखे हैं? द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास वह होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। खाली संख्या नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? संख्यावाचक हो, यानी कि संख्या को बोले। संख्या अगर बोल दिया, सबसे पहले संख्या बोला, तो कौन सा समास होगा? द्विगु होगा। अब देखिए तो संख्या बोल रहा है दशानन। दशानन किसको कहा जाता है? जिसके पास 10 गो आनन हो, यानी कि 10 गो मुंह हो। 10 गो मुंह वाला कौन था? रावण था। कौन था? रावण था। तो दशानन में पहले कौन सा 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10 संख्या है कि नहीं है? तो ये बताइए तो ये द्विगु समास होगा या नहीं होगा? समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? 10 भुज, यानी कि जिसके पास 10 गो भुजा, भुजा बोला जाता है हाथ को, यानी कि दुर्गा जी। क्या गो हाथ दुर्गा जी के? 10 गो हाथ होता है, तो आगे 10 आया, संख्या आया कि नहीं आया? तो द्विगु होगा या नहीं होगा? अगला चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसमें 4 गो भुजा हो। क्या गो भुजा? 4 गो। संख्या आया कि नहीं आया? क्या गो संख्या आया? 4 गो। तो इसमें संख्या आया, तो ये भी द्विगु हुआ या नहीं हुआ? चौराहा, जहां से 4 गो राह फुटुक जाए उसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। इसमें भी संख्या आया या नहीं आया? आया। चलिए, समझने में कोई दिक्कत? इसी के साथ आज का हमारा जो समास है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, हम आपको यह नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, भिखारी पंथी हमको नहीं आता है, वो आपका दायित्व है, आप करें या ना करें। अगर लेकिन ये लगता है कि अगर अगला वीडियो हमें चाहिए, नोटिफिकेशन मिले, तो फिर आपको जो विचारो आप कर सकते हैं। अगला वीडियो के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और अगला चैप्टर भी जैसे आज आपको समास बिल्कुल इजी तरीका से समझाया गया है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अगर जो बच्चे इसको एक बार देख लेंगे दोबारा कहीं से समास में उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाला है। अब अगला जो हमारा टारगेट है, टारगेट यही रहेगा कि इसमें कुछ शब्दों का होमवर्क आपको दिया जाएगा और आपको वहां से छाट कर लाया जाएगा कि ये कौन सा समास है। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर, ऐसा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर।